हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एपेक्स क्लासेस असराम में। और हम हाजिर हैं लेकर के बाकी के प्रश्न। और ये भी सेशन क्लास 9th का ही है और 9th क्लास का है और बेसिक है 11th का। तो हम देखेंगे इसमें। आओ शुरू करते हैं। और ये जैसे कि चैप्टर का नाम सेल है, कोशिका। कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन है ये। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई आइए देखें हम इसमें आगे। जैसे कि बच्चों दिया हुआ है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। बच्चों 1665 ईस्वी की बात है। 1665 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार मृत कोशिका की खोज कर दी। किससे बच्चों? तो वृक्ष की छाल से। उन्होंने क्या देखा? उसमें देखा उन्होंने वृक्ष की छाल में मधुमक्खी के छाते के समान रचना बन रही थी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा। सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला का मतलब होता है छोटा सा कमरा, लिटिल रूम, कंपार्टमेंट। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, तो आप कहेंगे एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसी किसी बुक में देता है कि दांत के खुरचन से, तो कहीं कहीं देता है कि एक पॉन्ड में रहता है स्पाइरोगाइरा, उससे। जो भी हो, दांत के खुरचन या स्पाइरोगाइरा से जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से एक एक ईंट से घर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनता है, उसी प्रकार एक एक कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है। जीवन की उत्पत्ति कब कैसे हुई बच्चों? एक पापा का, डैड का स्पर्म, फिर मेल स्पर्म, फीमेल अंडाणु, ओवम, और तब मिलके बने आप ट्वेन, एक कोशिका जाइगोट। और यहां से आप बढ़ते 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 37 ट्रिलियन की जर्नी तय किया। तो चूंकि जिस प्रकार से एक मकान बना हुआ ईंटों से, उसी प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है एक एक कोशिका से। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब बाकी प्रश्न आगे है बच्चों, जो हम देखेंगे। देखो बच्चों, अगला सवाल है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों देखो, बहुत जगह। सबसे पहले पादप में, फिर कहाँ पे? जीवाणुओं में। और मैंने बता रखा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, पादप की किसकी बनी हुई है, पिछले वीडियो में। फिर देखो कवक में, शैवाल में और डायटम्स में। ये सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सा कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल? बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है, जिसकी खोज कोलिकर ने किया था। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने। नाम किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि इससे ऊर्जा, जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 38 एटीपी। बच्चों आगे, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मैंने बता रखा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो आवश्यक जो क्षतिग्रस्त कोशिका है उसको मारने के लिए उस पर डालता है वो एंजाइम। इस क्रम में खुद भी नष्ट हो जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का होता है, पता है आपको? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। बच्चों एक बहुत ही शानदार सा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री तो राइबोसोम कहते हैं,
राइबोसोम के निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, आपको एक कमेंट करके बताना है। लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों लवक प्लांट में, पादपों में, पादपों में पाए जाते हैं। और बच्चों कहाँ, जो छोटे निम्न जीव हैं जैसे कि यूग्लिना, जैसे कि बच्चों यूग्लिनॉइड्स हैं, यूग्लिना में, यूग्लिना में, जैसे कि क्राइसोफाइट्स। तो आप तक अभी तक तो आप प्लांट जान रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे जीव भी हैं क्राइसोफाइट्स, जिसमें डेस्मिड और डायटम्स आते हैं, डेस्मिड प्लस डायटम्स। ये बहुत शानदार से जानकारी आपको मिला। पादपों के अलावा यूग्लिना में, क्राइसोफाइट्स में दो प्रकार, कौन कौन, डेस्मिड और डायटम्स, जहां पे लवक पाए जाते हैं। लवक के 3 प्रकार है, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, आप जाकर देखेंगे। कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के 2 अंगक, तो बच्चों वही माइटोकॉन्ड्रिया और, बोलो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस लवक। इसीलिए इन दोनों अंगक को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं बाबू, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है, फिर वही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखो, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। कोशिका भित्ति केवल पादप और जीवाणुओं में, शैवाल में, डायटम्स में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है। ये बना होता है सेलुलोज का, और ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन का। तो मैंने आपको 2 अंतर बता दिया, और सबसे सुंदर अंतर यही है कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है और ये सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये पाया जाता है केवल पादप, जीवाणु, कवक, शैवाल, डायटम्स में, और कोशिका झिल्ली सब में पाया जाएगा। अगर यूकैरियोटिक जीव है उसमें, हर यूकैरियोटिक जीव में कोशिका झिल्ली होता ही होता है। तो इस तरह से सवाल हो गया यहां तक 10 सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऑक्सीजन, CO2, इन्हीं सब पदार्थों को अंदर आने देता है या सेल के बाहर जाने देता है। इसे बड़े बड़े पदार्थों को, जीवाणु को अंदर से बाहर नहीं आने देता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं चयनात्मक परागम्य झिल्ली, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थ को अंदर और बाहर आने देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, बच्चों? नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है बच्चों। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। जंतु कोशिका में चक्के गाड़ी की तरह, इक्का गाड़ी की तरह एक संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को सेंट्रियोल कहते हैं, और यह सेंट्रियोल सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में मदद करता है। सवाल पूछता है कि सेंट्रियोल की खोज किसने किया था बच्चों, तो बोवेरी। किसने किया है, बोवेरी ने किया है। गोल्जी उपकरण कहां पाया जाता है बच्चों, देखो ध्यान से, आओ गोल्जी उपकरण की बात करें, देखो ध्यान से। ये मैंने एक सेल बनाया, और ये मैंने बनाया बच्चों एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल अनियमित होता है, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार, किसी तरह का भी हो सकता है। और ये देखो मैंने यहाँ सेल बनाया, ये बनाया न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है बीच में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने, अब मान लेंगे कि अब यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस एकदम सेल के ठीक बीचों बीच में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के ठीक
केंद्रक से निकलता हुआ है, ये देखो अंतः प्रद्रवी जालिका। इसके ठीक बाद देखो, इसके ठीक बाद होता है देखो गोल्जी का। ये गोल्जी का है, आधी मुड़ी हुई छड़ के जैसी रचना है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई है। तो कह रहा है कि गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में, अंतः प्रद्रवी जालिका के ठीक आगे, लाइसोसोम के ठीक पीछे, दोनों के बीच में कौन पाया जाता है बच्चों, गोल्जी उपकरण। बच्चों गोल्जी उपकरण की बात आएगी, इस खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने किया था बच्चों खोज इसका, कैमिलो गोल्जी ने किया था। और ये इटली के थे, और इन्होंने उल्लू के तंत्रिका से, उल्लू के तंत्रिका से इन्होंने 1898 ईस्वी में खोज कर दिया था गोल्जी उपकरण का। बच्चों तो ये गोल्जी उपकरण है। आगे देखिए ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन कवक है, ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन कवक है, और ये करता क्या है, ये करता है बच्चों भोजन का संचयन, भोजन का संचयन करता है। अंतः प्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होती है बता दिया है। यही देखो 2 प्रकार के, अगर इसमें राइबोसोम उपस्थित है तो हो गया ये खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी, प्रद्रव्यी जालिका। अगर ये नहीं है तो हो जाएगा क्या, चिकनी, चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है बच्चों, डीएनए। डीएनए में जीन होते हैं, डीएनए यानी केंद्रक में, केंद्रक में होते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो बनाता है क्रोमोसोम, जिसमें होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड। क्रोमैटिन के धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल ये दिखाई पड़ेंगे आपको मेटाफेज में। कोशिका विभाजन की अवस्था है बच्चों मेटाफेज, तो मेटाफेज की अवस्था में ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए सबसे बढ़िया अवस्था मेटाफेज है, लेकिन इसके संरचना, जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इसके शेप स्ट्रक्चर के लिए मेटाफेज, और इसके आकार के लिए, संरचना के लिए मेटाफेज। क्रोमोसोम का संरचना देखना और शानदार सवाल है बच्चों, क्रोमोसोम का संरचना देखने के लिए मेटाफेज जरूरी है। कौन सा मेटाफेज, माइटोसिस, सामसूत्री विभाजन का मेटाफेज। और इसके आकार देखने के लिए कि आकार कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल देखने के लिए एनाफेज। एनाफेज बहुत ही शानदार सवाल बना, 2 क्वेश्चन बच्चा याद करेंगे इस बात को कि मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की गुणसूत्र की संरचना देखते हैं, जबकि आकार पूरा अध्ययन करना होगा तो क्या होगा, एनाफेज। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है, तो देखो क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से क्या बनता है बच्चों, क्रोमोसोम बनता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। देखो अब यहां पर ध्यान दो, ये देखो ध्यान से, ये क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जालक से दूर हटके एक केंद्र झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक के अंदर है, झिल्ली विहीन संरचना जिसे केंद्रिका कहते हैं बच्चों। यही आरएनए बनाता है, चूंकि केंद्रिका आरएनए बनाता है, अतः आरएनए बाद में राइबोसोम बनाता है। तो मैंने आपसे सवाल किया था अभी जस्ट पहले कि किसे कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, आंसर होगा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, केंद्रिका को कहते हैं। जबकि जबकि बच्चों प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। केंद्रिका, इस तरह से केंद्रिका कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा केंद्रक के अंदर। दिख रहा है सबको, केंद्रक के अंदर। आगे देखो, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। देखो बच्चों, कुछ ऐसे कोशिका हैं
जहां केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि एक है चलनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, चलनी नलिकाएं। फिर मैं बोलूं आपसे तो आपके रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी तो किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो चलनी नलिका, रेड ब्लड सेल आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है बच्चों? विसरण, विसरण, डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा होता है। किसे कहते हैं? मैंने बताया परिभाषा में आपको पिछले वीडियो में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना से होता है बच्चों? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, जो रंध्र होता है, उस रंध्रों के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? आपको पता है, मैंने बताया भी है, परासरण, ओस्मोसिस, परासरण, ओस्मोसिस। क्या बच्चा आंसर इसका? इसका आंसर होगा ओस्मोसिस। आगे देखो, जीवों का शरीर किससे बना हुआ है? देखो, जीवों से बना है कोशिका से, और कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र से एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारा शरीर बना हुआ है, जीवों का शरीर बना हुआ है, जीव है तो शरीर कोशिका से बना ही होगा। हालांकि इसका एक अपवाद है, वायरस। बच्चों, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये बाहर रहता है तो मृत है, जैविक शरीर के अंदर जाता है तो मेटाबॉलिज्म करके जीवित हो जाता है। फिर भी अगर आपसे पूछे कि जीवों का शरीर किससे बना हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? बना हुआ ये कोशिका से। अब बच्चों को आगे बढ़ते हैं। यही सवाल दिया है, जीवों का शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होती है बच्चों? कोशिका विभाजन में बच्चों एक क्रिया होती है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसे हम लोग बोलते हैं सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन के द्वारा ही हम एक कोशिका से आज बढ़ बढ़ के 37 ट्रिलियन कोशिका हो गया है। और इसके अलावा जब आपके घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो जख्म भी ठीक होता है। इसका क्रेडिट जाता है कोशिका विभाजन को। और कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन ना। तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा हुआ है? तो कहेंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलते रहती है। बच्चों, बहुत सारा कोशिका है, जैसे हम डब्ल्यूबीसी की बात कर ले, अपने अंदर डब्ल्यूबीसी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। श्वेत रक्तकण, ल्यूकोसाइट, अमीबा की बात कर सकते हैं आप, अमीबा भी अपना आकार बदलते रहता है। तो दो आप याद करेंगे, एक डब्ल्यूबीसी है और एक अमीबा, जिसका आकार अनिश्चित होता है। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? उनकी लंबाई पर, उनके भार पर, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई पर, यानी उनके बीमा पर। जो जीव अधिक लंबे होंगे, अधिक बड़े होंगे, उनमें अधिक कोशिका पाई जाएगी। जो जीव अत्यंत सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे, उनमें कम कोशिका पाई जाएगी। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन। और कब देखा था इन्होंने? 1831 ईस्वी में बच्चों, 1831 ईस्वी में इन्होंने ऑर्किड, नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑर्किड दुनिया का सबसे छोटा बीज है बच्चों। ऑर्किड, ऑर्किड का बीज दुनिया का सबसे छोटा बीज है। उसी बीज से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केंद्रक की खोज कर डाली थी। लेकिन बच्चों, केंद्रक को अध्ययन करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग हुआ उसका नाम है एसिटाबुलेरिया, याद रखेंगे। हाँ, केंद्रक की खोज कहां से हुई थी? ऑर्किड के पौधा से हुआ था।
किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। लेकिन इसके अध्ययन के लिए जो इसका स्टडी मटेरियल है उसका नाम है एसिटाबुलेरिया, और ये एसिटाबुलेरिया पादप की सबसे बड़ी कोशिका है। आपसे कोई पूछे कि पादप की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो कहेंगे एसिटाबुलेरिया। बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तो याद रखेंगे। आगे देखो, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। ये बच्चों बताया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। उन्होंने कहा था एक शब्द ओमनिस, ओमनिस सेलुला, सेलुला ई सेलुला, मतलब एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्व निर्धारित कोशिका से होती है। और किसने कहा था बच्चों? कहा था मतलब रुडोल्फ विर्चाउ ने। तो बहुत शानदार ये इसका उत्तर होगा, और ये सवाल बहुत शानदार है। पूरे सेल थ्योरी को नई दिशा मिली बच्चों इसे, रुडोल्फ विर्चाउ। और बच्चों ये देखो सेशन सेल का है, लेकिन ये बहुत ही शानदार है। आप पढ़ के एक बार देखेंगे, किसी को भी दीजिएगा पढ़ने के लिए, वो कहीं से पढ़ रहा है, देख रहा है कि सवाल जो मैं कराऊंगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, मैं भी यूट्यूब देखा हूं, सब देखते रहता हूं, तो जो मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वो एकदम बिजोड़ होगा एकदम, क्योंकि हमको पूरा जो भी मैं विषय पढ़ाऊंगा उसमें पूरा एकदम बढ़िया से, साइंस में तो पूरा मास्टरी हासिल हुआ है हमको, तो हम उसके एकदम एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से डील करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, शक कोई गुंजाइश नहीं बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 1855 में कौन कहा था? रुडोल्फ विर्चाउ ने। ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोष किस बताया था? तुम्हें बताया, समझा दिए हैं कोशिका पिछले वीडियो में। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द बच्चों दिया था पुरकिंजे ने, पुरकिंजे। लेकिन बच्चों कहेगा खोज किसने किया था? तो कहेंगे डुजार्डिन। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने किया है बाबू? डुजार्डिन, डुजार्डिन ने किया। आपको याद रखना इस बात को। अब देखो, झिल्ली युक्त कोशिकाएं किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में ऑलमोस्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में ऑलमोस्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 बार सवाल आ गया। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खुरदरी, एक होता है चिकनी। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, ये तुम्हारा mRNA है, mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी पर पाए जाते हैं बंच में राइबोसोम। तो जब mRNA पर बड़े सारे गुच्छों के रूप में राइबोसोम पाए जाएं तो उसे बच्चों कहते हैं पॉलीजोम्स। क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स कहते हैं, पॉलीजोम्स कहते हैं, पॉलीजोम्स कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं बच्चों? तो डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी इकाई का नाम बदल जाता है और हो जाता है डिक्टियोसोम। गोल्जी इकाई बच्चों क्या करता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो सामान बनाता है, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टेरॉयडल हार्मोन, उसको स्टोर करता है, उसको मॉडिफाइड करता है, फिर उसको मॉडिफाई करके जिस कोशिकांग को चाहिए उसे भेजता है, तो ट्रांसपोर्ट भी करता है। यानी जो सामान अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, सब काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। इसीलिए गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकिया, पोस्टमैन या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका की राजधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट।
बहुत बार मैंने बता दिया है कि जो राजधानी होती है उसके चारों जो झिल्ली होती है इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो केंद्रक और कोशिका में होता है बच्चों न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र होता है। अब देखो अगला है, क्रोमैटिन जालिका कहां पाई जाती है? देखो धागे नुमा है जालिका। क्रोमैटिन शब्द का प्रयोग फ्लेमिंग ने किया था, विलियम फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन शब्द का प्रयोग किया था बच्चों। और ये क्रोमैटिन जालिका केंद्रक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखें। देखो, मिटाओ सब, और आप लोग इसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे इसका बच्चों, नोट्स बना लेंगे। एक बार लिखना। देखो, अगर हम शुरू से ही सिंसियर हो जाए ना तो हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। 12 तक बच्चा जो बढ़िया से अपने आप को संयमित होकर सारा सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ लिया, अब उसको फिर कुछ जीएस तो पढ़ना ही नहीं है। जो जीके पूछता है एग्जाम में वो नहीं पढ़ना, यही सब पढ़ाता है। इससे भी कम उसका लेवल है, लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वो समझता ही नहीं कि इसकी महत्ता कितनी है, मैथ लेकर बस बैठे रहता है। कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ सब कुछ करा रहे हैं, कीजिए। 12 तक का सब कुछ ढंग से कराऊंगा मैं आपको। 12 तक का हर सब्जेक्ट बहुत ढंग से मैं डील करूंगा, है ना? तो आपको पढ़ना है बढ़िया से। अब देखो आगे, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है बच्चों? तो तुम्हें पता ही है कि आरएनए बनता है राइबोसोम केंद्रिका में। आरएनए का संश्लेषण होगा केंद्रिका में, जो केंद्रक के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? देखो ध्यान से, ये क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम है। तो दोनों जिस स्थान पर होते हैं संयोजित, इस स्थान को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं बच्चों। क्रोमोसोम जो मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल है, इस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। तो गुणसूत्र के मॉडल क्रोमोसोम डीएनए का जो मॉडल है, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? बहुत बार सवाल पूछा एग्जाम में, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? देखो, क्रोमोसोम के ही शीर्ष भाग है बच्चों, इस शीर्ष भाग को हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को हम कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर कहते हैं बच्चों। आगे, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर कोशिकाओं में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? देखो बच्चों, बहुत शानदार सवाल है और बहुत पेचीदा सवाल है। अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए? अगर देखो, खाली पूछता कितने क्रोमोसोम है कोशिकाओं में, कितने क्रोमोसोम है, तो सिंपल सी बात होगी कि 46 कहेंगे, हर कोशिका में 46 है। लेकिन पूछ देता है जुग्मक में कि मानव कोशिकाओं में, मानव कोशिका के जुग्मक में कितने क्रोमोसोम है, तो हो जाता 23। क्या हो जाता? 23। आकार में पूछता तो कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम क्या करता है? कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जैसे लंबा होना, बड़ा होना, चेहरा सुंदर होना, बुद्धि तेज होना, ये सोमैटिक क्रोमोसोम करता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, तो अगर आकार पूछे तो आकार के आधार पर 2 हो गए, संख्या के आधार पर एक कोशिका में 46 हो गए, जुग्मक में 23 हो गए। यानी मनुष्य के शरीर में इस कोशिका में, सारे कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े। लेकिन जुग्मक नर जुग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में पूछे तो मात्र 23 होता है। आकार के आधार पर पूछेगा तो सोमैटिक क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, है ना? तो उत्तर इसका ऐसे आप लिख लेंगे, यहां दिया हुआ है 46 सूत्र होगा उसका। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो उसके सेल डिवीजन जैसे होता है कोशिका विभाजन,
जैसा सेल डिवीजन होगा, जैसा केंद्रक होगा, उसके अनुरूप होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी, पादप में भी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, उसके कोशिका द्रव्य में। कहां पे? पादप जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप जंतु के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? बहुत बार सवाल आ गया ये, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। बच्चों लाइन बिजली चली गई है। आइए, कुछ सवाल बाकी रह गए थे, तो मैं पढ़ देता हूं और उसका उत्तर दे देता हूं। बच्चों सवाल है अगला कि गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्लियों से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। फिर दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर विद्यमान तरल युक्त गुहा, यानी देखो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, इस गुहा को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। यानी इससे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे बाबू? स्ट्रोमा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अगला सवाल देखो, दिया हुआ है किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीव का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? उनमें कोशिका नहीं होती है, वो म्यूटेट नहीं करते हैं। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड का नाम बताइए। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है। फूलों में रंग देने के लिए जिम्मेवार कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। चुकंदर लाल क्यों होता है? बीटानिन के कारण। गाजर लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। हल्दी पीला क्यों होता है? कुरकुमीन के कारण। और जो ग्रीन चिली हरा क्यों होता है? कैपेसेंथिन के कारण। और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों सवाल है जो हम करेंगे। तो आज का सेशन नहीं रहेगा, और हमने इस तरह से 9th क्लास का जो पहला लेसन है उसके सारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया है। इसको देखें आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, याद करें। जैसे ही इस वीडियो पे आप रिस्पॉन्स ज़्यादा देंगे तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं पुनः लेकर आऊँगा, और इसी तरह से 9, 10, 11, 12 सब कुछ करेंगे बच्चों। तो आप अपना प्यार हम पर भी बनाए रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और आज इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।